हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ और भारत की राज्य व्यवस्था में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मूल अधिकार है चैप्टर शुरू किया था। इसमें समानता का अधिकार हमने पढ़ा और फिर इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने आर्टिकल 19 का अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन करेंगे इसमें मूल अधिकारों के अंतर्गत हम आर्टिकल 20 का अध्ययन करेंगे। और जिस प्रकार से आर्टिकल 19 का हमने डिटेल में अध्ययन किया था, इसी प्रकार से जो आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद जो 20 है, उसका भी हम डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार में हमने आपको बताया है आर्टिकल 19। आज आर्टिकल 20 पे हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 20 में है अपराध के संबंध में या अपराध के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में आपको क्या है, प्रोटेक्शन मिला है। संबंध में संरक्षण, यानी कि पहले दोष सिद्ध करना पड़ेगा, तब आपको इसमें सजा दी जाएगी, जो भी सजा कानून के द्वारा तय की गई है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको समझते हैं। किसी अभियुक्त, किसी अभियुक्त या दोष करार व्यक्ति, किसी अभियुक्त या दोष करार व्यक्ति, चाहे विदेशी हो, देशी हो, या फिर कंपनी या परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति हो। करार व्यक्ति, दोषी करार व्यक्ति, चाहे नागरिक, विदेशी या कंपनी एवं परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति हो, परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति हो, कानूनी व्यक्ति हो को मनमाने और अतिरिक्त दंड से इसमें संरक्षण प्राप्त है। को मनमाने एवं अतिरिक्त दंड से, अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्शन है आपको प्राप्त है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको दंडित कर लिया गया, उसको दोषी करार घोषित कर दिया है। चाहे ये दोनों स्थिति में प्राप्ति विदेशियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपको संरक्षण प्राप्त है, 3 प्रकार से इसमें आपको संरक्षण प्राप्त है कि भाई इन इन परिस्थितियों में आपको जो है ना इसमें दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इसमें पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कानून नहीं। ठीक है, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, या कार्यतर विधि से संरक्षण आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, एक चीज इसमें हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी दोहरी क्षति से, दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीओ
पार्टी। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका स्व अभिशमन, या आप इसको कह सकते हैं आत्म अभिशमन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये तीन चीजें हैं जो आपने इसमें ध्यान रखनी है आर्टिकल 20 के अंदर। अब है ये क्या, ये जो कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, ठीक है, यानी कि कार्यतर विधि से आपको इसमें संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। ये है क्या, तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक आ जाएगा किसी व्यक्ति को ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा अर्जेंट है, महत्वपूर्ण है, ये लिखना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि, या आप कानून कह दीजिए, या कानून का उल्लंघन ना किया हो, ठीक है, ना किया हो। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि या कानून का उल्लंघन ना किया हो। एक चीज तो इसमें आ जाएगी। दूसरी आ जाएगी किसी व्यक्ति को उस समय, यानी कि अपराध के समय किसी व्यक्ति को उस समय लागू विधि, या आप कानून कह दीजिए, या कानून के द्वारा तय दंड से अधिक क्या है, दंड नहीं दिया जा सकता, दंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं इसको आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें क्या है, जो वाला पॉइंट है, दो चीजें इसमें, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। इसमें आपने दो चीजें ध्यान रखनी है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि या कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, और किसी विधि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जब तक, ठीक है, चोरी हो गया आपका मोबाइल फोन, और मान लीजिए इस समय चोरी हुआ है, और इसमें मोबाइल चोरी पे कोई दंड का प्रावधान इसमें नहीं है। 2 साल के बाद क्या हो जाता है कि इसमें दंड का प्रावधान इसमें हो जाता है कि भाई 2 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति मोबाइल चोरी करता है तो उसको ये सजा दी जाएगी। तो इसमें इस आधार पर उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता कि इस व्यक्ति ने 2 साल पहले मोबाइल चुराया था तो इसको अब ये सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आगे का जो कानून, आगे कोई कानून लागू होता है तो पीछे की तरफ नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि भूतलक्षी नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति को उस समय लागू विधि या कानून के द्वारा तय दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सपोज कीजिए मोबाइल चोरी है, आपका मोबाइल चोरी हुआ था इस पॉइंट के तहत, उस समय तो कानून लागू नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद कानून लागू हो गया कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा मोबाइल चोरी कर दिया गया है, और इसमें जो सजा का प्रावधान है, मोबाइल चोरी पे जो सजा का प्रावधान है 2 साल के बाद कितना कर दिया, 2 साल के बाद लागू हुआ। जब आपका मोबाइल चोरी हुआ उस समय कोई दंड का प्रावधान इसमें नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद ये दंड का प्रावधान इसमें किया गया, और उसमें कहा गया, जो संसद के द्वारा या जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसमें कहा गया कि भाई मोबाइल चोरी के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी। 2 वर्ष की सजा हुई,
2 वर्ष की सजा हुई, 2 वर्ष के बाद तो उस समय तो क्योंकि 2 वर्ष पहले आपका मोबाइल चोरी हुआ था, तो उस समय तो उस व्यक्ति को कोई सजा का प्रावधान था नहीं, तो भाई पीछे तो भूतलक्षी तो नहीं है ये कानून, ठीक है। जो अगर पीछे जो हो गया, लेकिन आगे से अगर कोई व्यक्ति मोबाइल चोरी करता है तो उसको 2 वर्ष की कारावास की सजा होगी। फिर ये बोल रहा है यहाँ पे जो ये नंबर 2 बिंदु है, किसी व्यक्ति को उस समय लागू विधि कानून के द्वारा जो दंड तय किया गया है उस दंड से अधिक उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए आपने मोबाइल चोरी किया इसके 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो इसमें 2 वर्ष बाद आपने मोबाइल चोरी किया और इसमें जो सजा का प्रावधान था 5 वर्ष, 5 वर्ष तक आपको कारावास में रहना है। इस समय जब 2 वर्ष बाद, इसके 2 वर्ष बाद जब ये कानून बना और इसमें सजा का प्रावधान किया कि भाई अगर कोई व्यक्ति मोबाइल चोरी करता है तो उसको 5 साल तक कैद में रहना पड़ेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति ने जिसने मोबाइल चोरी किया है तो उसको 5 साल तक कैद में रहना पड़ेगा। तो उसमें जो सरकार है या जो उस समय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जहाँ पे जैसे हम भारत की अगर बात करें, यहाँ पे जो सरकार है, तो अगर उस समय जिस समय उसने अपराध किया है अगर 5 वर्ष का प्रावधान इसमें है तो उस व्यक्ति को 5 ही वर्ष की सजा मिलेगी, ठीक है। सरकार ये नहीं कर सकती कि भाई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने मोबाइल चोरी किया, ठीक है, तो सरकार ये नहीं कर सकती कि भाई मेरी इससे रंजिश है या इससे कोई भेदभाव है, मतभेद है, तो उस व्यक्ति को इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है, कि सरकार इस प्रकार के कोई मनमाने कानून ना बनाए कि तुरंत इस नियम को जो है ना यहाँ से 5 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दें, 10 वर्ष कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरकार है उस पर एक प्रकार से जो राज्य है, राज्य पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो जिस व्यक्ति ने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो कानून में जो दंड का प्रावधान है वो ही दंड उसको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि भाई मेरे लिए कुछ मान लीजिए मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे लिए सजा 3 साल है, ठीक है, या कोई दूसरा व्यक्ति आता है उसके लिए सजा 5 साल है, ठीक है। तो जो सजा जिस समय जो अपराध व्यक्ति करता है, जो उस समय जो सजा का प्रावधान है वही उसमें सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बात आपने और ध्यान रखनी है, मान लीजिए सजा का प्रावधान 5 वर्ष था, ठीक है, मोबाइल चोरी पर सजा का प्रावधान 5 वर्ष था, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को 1 साल तो जेल के अंदर हो गया, अब उसके कितने साल और रह गए, 4 साल और उसने जेल में रहना है। लेकिन इस बीच फिर कानून बनता है संसद से या राज्य विधानमंडल से कि भाई ये जो सजा है इसको घटा के कितनी कर दी गई है, 3 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। तो ये लागू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है कि 10 वर्ष है, ठीक, तो इस व्यक्ति को 5, अगर इसको बढ़ा के 5 वर्ष की जगह पे 10 वर्ष कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को इतनी ही सजा मिलेगी, 5 वर्ष। लेकिन अगर कम कर दिया जाता है, इसको 5 वर्ष की जगह अगर 3 कर दिया जाता है, वो 1 साल जेल में रह चुका है तो उसको और कितना रहना पड़ेगा, 2 साल और इसको जेल में रहना पड़ेगा, ठीक। यानी कि अगर कोई सजा बढ़ती है, बढ़ने वाली जो सजा है उस व्यक्ति पे लागू नहीं होगी, लेकिन अगर सजा कम होती है, कम वाली सजा उस पर लागू होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून या विधि का उल्लंघन ना किया हो। किसी व्यक्ति को उस समय लागू विधि या कानून के द्वारा तय दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। ये चाहे प्री में आपको देना हो या मेंस में, कहीं भी आ सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में तो ये घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिलहाल आप, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक लाइन याद रखते हैं, और ये जो 19, 20, 21, 22 ये जो स्वतंत्रता के अधिकार है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। ऊपर ऊपर की जो लाइन है ये तो सबको याद रहता है, लेकिन अंदर क्या है इसके अंदर, ये चीजें समझना थोड़ा कठिन है। तो मैं इसको आपको थोड़ा कठिन भी नहीं आप कह सकते, अगर आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो कोई चीज कठिन नहीं होती है। तो मैं आपको इसी प्रकार से समझाने का या बताने का प्रयास करूंगा कि आपको अंदर तक इसकी समझ पता चल सके। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहीं पे लागू होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जनरली सिटीजन है हमारे देश के या कोई भी आप हो, तो ये सारी चीजें जो स्वतंत्रता आपको दी गई है ये आपको भली भांति पता होनी चाहिए, ठीक है। भाई कहाँ पे आपको क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, कहाँ पे आप राज्य के खिलाफ लड़ सकते हैं, कहाँ पे आप किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको एक नागरिक के नाते भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे डिटेल में ही बताऊंगा आपको
दोहरी क्षति से संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, किसी 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 व्यक्ति किसी व्यक्ति को, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अब देख लीजिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कितनी गहन बात कही है इसमें। किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित, या छोड़िए आप एवं कह लीजिए, यहाँ पे किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, मोबाइल पे ही लेते हैं हम एग्जांपल, मोबाइल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन जो है ना चोरी किया, मोबाइल फोन आपका जो चोरी हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 साल का प्रावधान, इसमें 5 साल की जो है ना इसमें सजा दी गई व्यक्ति को, 5 साल इस व्यक्ति को सजा दी गई, ये जेल से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस व्यक्ति को उस मोबाइल के लिए जो ऑलरेडी चोरी हो चुका है, मोबाइल सपोज कीजिए इसी ने चुराया था, जिसको 5 साल की सजा दी गई थी। तो इस व्यक्ति को जब एक बार 5 साल की जो सजा दी गई है वो सजा इसको दोबारा नहीं दी जा सकती, ठीक। एक पॉइंट आपने इस पे एक और ध्यान रखना है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, 5 साल ये चोरी की सजा काट के बाहर आ गया, फिर बाद में पता चला कि ये जो मोबाइल फोन है ये तो इस व्यक्ति ने चोरी किया ही नहीं था, किसी और व्यक्ति ने चोरी किया था, ठीक है, या कहीं पे उन्होंने रख दिया था जो उसको बाद में मिल गया, ठीक है। और फिर ये किसी व्यक्ति को गया, इसी व्यक्ति को मिला कि भाई ये फोन तो यहाँ पे रखा हुआ था, ये तो मैंने चोरी किया ही नहीं था और मुझे जो है ना 5 साल की सजा बेकार में मिल गई। तो क्या है, फिर उसके बाद अगर जो मोबाइल फोन है वो व्यक्ति फिर चोरी कर लेता है, भाई लो मैं चोरी कर रहा हूँ, इसको आपको जो करना है कर लो, तो उस व्यक्ति को दोबारा से दंड नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो मोबाइल फोन है उसका वो ऑलरेडी चोरी घोषित हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति को दोबारा से दंड नहीं दिया जा सकता कि भाई इस व्यक्ति ने ये दोबारा से ये फोन चोरी कर लिया है, ठीक है। भाई जब दोबारा फोन चोरी कर लिया है और पहले उस व्यक्ति को सजा मिल चुकी है, तो हमने तो पहले ही मान लिया था ना कि ये फोन चोरी हो चुका है, ठीक है। जब उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, पुलिस के द्वारा जब अरेस्ट किया गया, कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, कोर्ट के द्वारा जब जजमेंट दे दिया गया कि भाई इस व्यक्ति ने मोबाइल फोन चुराया है, उसके बाद वो 5 साल की सजा काट के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद उस व्यक्ति को या किसी और को फोन मिल गया कि भाई ये फोन तो चोरी हुआ ही नहीं था, ठीक है। और फिर दोबारा से वो व्यक्ति उस फोन को चोरी करता है कि भाई ये फोन जब मैंने पहले चुराया तो अब मैं चुरा लेता हूँ, ठीक है। तो दोबारा से उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि जब एक बार अगर सजा मिल गई किसी अपराध के लिए तो उस व्यक्ति को दोबारा से दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन यदि ये फोन तो उसने चुराया, फिर किसी दूसरे का फोन चुराया, ठीक है, दूसरे का फोन चुराएगा तब तो उसको सजा मिलेगी, तब उस व्यक्ति को इस आधार पर उसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता कि भाई ये ऑलरेडी जो है ना किसी दूसरे के फोन के चोरी के संबंध में 5 साल की सजा ऑलरेडी काट चुका है, ठीक है। अगर एक अपराध को कोई व्यक्ति करता है उसके लिए उसको बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो रिपीट करता है अपराध को, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के पेट में चाकू घोंप दिया, ठीक है, उसमें उसके लिए जो सजा निर्धारित की गई थी हमारे विधि के द्वारा, वो सजा वो काट के आ गया, ठीक है। फिर वो दोबारा से जब बाहर आया, फिर किसी और के पेट में चाकू घोंप दिया उसने, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ऑलरेडी चाकू घोंपने की सजा काट चुका हूं। अगर वो दोबारा से कोई अपराध करता है तो उसको फिर दोबारा से सजा 3 से 4 बार, जितने भी बार अपराध करेगा उसको सजा इसमें दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभियोजित तो किया है लेकिन दंडित नहीं किया गया, तब क्या होगा, ठीक है। सपोज कीजिए मोबाइल फोन के चोरी के मामले में किसी व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, यानी कि प्रोसिक्यूटेड किया गया, उसको पनिश्ड नहीं किया गया, ठीक है। कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और पाया गया कि भाई इस व्यक्ति ने मोबाइल फोन नहीं चोरी किया है, ठीक है, इसलिए इसको सजा नहीं दी जा सकती।
वो व्यक्ति वहीं से कोर्ट से उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। वो व्यक्ति जेल के अंदर गया ही नहीं, ठीक है। पुलिस ने उसको कोर्ट में तो प्रस्तुत किया, लेकिन कोर्ट में उसको दंडित नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे ये सिद्ध नहीं हो सका कि इस व्यक्ति ने मोबाइल फोन चोरी किया है। लेकिन बाद में जो है ना, फिर उसकी फाइल दोबारा से खोली जाती है, दोबारा से उसकी जांच होती है, और जांच में फिर पाया जाता है, कोर्ट के द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा दंड किया गया है, यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा चोरी की गई है। तो फिर उसके बाद जब फाइल दोबारा से खोली जाएगी उस व्यक्ति की, उसके बाद फिर उसको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसको जो है ना आप ध्यान रखेंगे। और ये जो लास्ट का जो पॉइंट है इसका, स्व अभिशमन से संरक्षण, या आप इसको कह सकते हैं आत्म अभिशमन से आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसमें क्या चीजें हैं, इसमें लिख देते हैं 2 लाइन। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, देखिए भाई, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए मैं अपने पे एग्जांपल लेता हूं, मैंने कोई मोबाइल फोन चोरी किया, ठीक है, और मुझे पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में ले लिया। तो फिर जो साम दाम दंड भेद रहते हैं पुलिस विभाग के, वो मेरे पे अपनाया, ठीक है। और मैंने जो है ना वहां पे क्या कर दिया, पुलिस के डर के मारे वहां पे स्वीकार कर लिया, भले ही मैंने मोबाइल फोन नहीं चोरी किया हो, किसी और ने चोरी किया हो, और मैंने उसको जबरदस्ती पुलिस के सामने मैंने जो गुहाई वो दे दी कि भाई ये मोबाइल फोन मैंने ही चोरी किया था, ठीक है। मतलब जो दंड वहां पे पुलिस के द्वारा दिया जाता है उससे बचने के लिए। तो यहाँ पे यही चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। आपने देखा होगा जब जो बयान पुलिस में दिए जाते हैं, पुलिस के सामने दिए जाते हैं, कोर्ट में वो बयान मान्य नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कोर्ट में जो बयान दिया जाएगा वही बयान मान्य होगा, ठीक है। हालांकि जो पुलिस की जो जांच रिपोर्ट होती है उसको भी गौर से देखा जाता है, सुना जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट में जो बयान दिया जाएगा वही बयान कोर्ट दर्ज करते हैं, ठीक है। तो नहीं तो फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पुलिसिया बयान चलता, जो पुलिस में जो बयान दिए जाते हैं, जो गुहाई दी जाती है, अगर वही चीजें चल जाती तो फिर कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तब तो सीधे सीधे पुलिस अपने थाने में बयान दर्ज करके संबंधित व्यक्ति को कहाँ पे डाल देती, जेल में डाल देती। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा जब किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लिया जाता है, तो उसके 24 घंटे के बीच में उसको क्या करना होता है, कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। अगर 24 घंटे के बीच में, ठीक है, 24 घंटे के बीच में जो यात्रा का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मुझे यहाँ से अरेस्ट किया और मुझे थाने तक पहुंचने में जो है ना 4-5 घंटे लग गए, तो जो 4-5 घंटे वो काउंट नहीं होगी। जब कस्टडी में ले लिया जाएगा वहीं से वो टाइम शुरू होता है, और 24 घंटे के बीच में आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना होता है। अगर 24 घंटे तक आपको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है, ठीक है। तो जब आपको वहां पे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वहां पे आपने देखी होगी, मूवियां देखी होगी, मूवियों में क्या होता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को किसी जो उसमें विलेंस रहते हैं उसमें हत्या का मुकदमा सिद्ध कर देती है पुलिस की भाई ये संबंधित व्यक्ति की हत्या इस व्यक्ति के द्वारा की गई है, ठीक है। तो जो उसमें जो आपने देखा हो जो गुंडे वगैरह है जो उसमें विलेंस रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो गुहा होता है वहां पे कोई एक गुहा, सिंगल गुहा बच जाता है, तो उसको कोर्ट में पहुंचने से पहले ही उसको मारने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस के सामने तो बयान दे दिया कि भाई इस व्यक्ति ने ही क्या है, इस व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन वो जो बयान पुलिस के सामने उसने दिया वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। उस व्यक्ति को कहाँ पे सिद्ध करना होता है वो चीज, कोर्ट में। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में वो सेम बयान देता है, तो फिर जो भी उसमें एक्यूज्ड है, जो उसमें दोषी है, उस दोषी व्यक्ति को उसमें सजा दी जाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने पुलिस के सामने मैंने मोबाइल चोरी किया, मैंने पुलिस के सामने तो स्वीकार कर लिया कि मैंने ये जो मोबाइल है ये मैंने ही चोरी किया है, हालांकि मैंने चोरी नहीं किया था, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है।
मान लीजिए मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन पुलिस के सामने मैंने बोल दिया कि मैंने चोरी किया है, ठीक है, डर के मारे, मार से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कोर्ट में जाता हूँ, मुझे कोर्ट में ले जाया गया पुलिस के द्वारा, तो वहां पे अगर मैं बयान देता हूँ कि मोबाइल मैंने नहीं चोरी किया है, तो मेरा वही बयान माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने मोबाइल चोरी नहीं किया है। अदरवाइज पुलिस को कोई ऐसा सबूत देना पड़ेगा जिससे सिद्ध हो जाएगा कि भाई मैंने मोबाइल चोरी किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें क्या है आपको अभिशमन से संरक्षण है, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इसका निचोड़ यह है। हाँ, हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने विरुद्ध कोई बयान देना चाहता है, वो मैटर अलग है, ठीक है। अगर कोई स्वयं से ही कोई गवाही देना चाहता है कि भाई इसी तरह से इसका गवाह, इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं हूं, तो व्यक्ति या मैंने ही अपराध किया है, मैंने ही ऐसा किया है, वो मैटर अलग है, ठीक है। लेकिन फोर्सफुली क्या है, पुलिस उस व्यक्ति को इस प्रकार से उसको फोर्स नहीं कर सकती कि भाई नहीं आप ही अपने खिलाफ बयान दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो हमारा 20 था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आपके दैनिक जीवन में भी ये आर्टिकल काम आ सकता है, ठीक है। आप जैसे मैंने ये बताया, अगर कोई भी, आप जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट्स है, प्रतियोगी, अगर आप कोई प्रतियोगी छात्र है, तब तो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप हायर एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, तो आपको ये डिटेल में ही इसको पढ़ना पड़ेगा। खैर अगर आप छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं, तब तो सिर्फ आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, जो ये दूसरी लाइन है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, और ये वाली, ठीक है। किसी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक हो, या कोई कानूनी या परिषद का कोई व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से इसमें संरक्षण प्राप्त है। 3 तरह से इसमें संरक्षण प्राप्त है। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, इसके अंदर की जो चीजें हैं वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा 21, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें मैं आपको अलग अलग इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर सारे आर्टिकल हम इकट्ठे अगर बताने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपका जो दिमाग में कई चीजें चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक एक आर्टिकल को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जितने भी 4 आर्टिकल हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहेंगे एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।